आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो मतलब हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो ज़िंदगी में अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। एक बेहतर असर छोड़ना चाहता है, बिल्कुल। हाँ, और पूरे उत्साह के साथ आज हम एक बेहद ही खास और प्रभावशाली रिसर्च पर बात करेंगे। आज हमारे पास जो मटेरियल है वो सीधे तौर पर बॉब बर्ग की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ परसुएशन की एक विस्तृत समरी पर आधारित है। और ये किताब सच में अपने आप में एक मास्टर क्लास है। एकदम सही कहा। तो इस चर्चा का एक बहुत ही स्पष्ट मिशन है। हमारा लक्ष्य ये समझना है कि किसी को मनाना, जिसे हम परसुएशन कहते हैं, आखिर हेर फेर करना यानी मैनिपुलेशन और दबाव डालने से अलग कैसे है। क्योंकि अक्सर हम इन दोनों बातों को एक ही समझ बैठते हैं। वही तो। लेकिन इस किताब के नोट्स ये बिल्कुल साफ कर देते हैं कि सच्ची परसुएशन तभी होती है जब लोग खुद को समझा हुआ महसूस करें, जब उन्हें लगे कि उनका आदर किया जा रहा है, और सबसे जरूरी बात, जब लोग अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से सशक्त महसूस करें। यानी पूरी तरह से एम्पावर्ड फील करें। हाँ, एम्पावर्ड फील करें। तो ये बातचीत सिर्फ कुछ तथ्य बताकर खत्म नहीं होगी, बल्कि ये प्रभाव डालने की उस कला का एक नया नजरिया देगी जिसे कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा सकता है। ये परसुएशन और मैनिपुलेशन के बीच का अंतर ही असल में इस पूरी चर्चा की नींव है। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो मैनिपुलेशन हमेशा किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ धोखे से या दबाव डालकर काम करवाने के बारे में होता है, जिसमें किसी एक का ही फायदा होता है। हाँ, उसमें हमेशा दूसरे इंसान का नुकसान और सिर्फ एक तरफा फायदा छिपा होता है। दूसरी तरफ किताब के नोट्स पर गौर करें तो एक बात साफ होती है कि असली पर्सुएजन एक ऐसी कला है जो विश्वास, सच्चाई और वैल्यू पर आधारित होती है। जब किसी इंसान को लगता है कि उसके विचारों को महत्व दिया जा रहा है, तो वो किसी भी नई बात को सुनने और स्वीकार करने के लिए ज्यादा खुले दिमाग से तैयार होता है। और यही वजह है कि इस चर्चा की शुरुआत किसी बोलने की टेक्निक से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज से होती है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है व्यक्ति का अपना चरित्र। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। किताब की शुरुआत किसी टेक्निक या बोलने के नए तरीके से नहीं, बल्कि चरित्र यानी कैरेक्टर से होती है। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर पर्सुएजन को एक बोलने की कला माना जाता है, तो इसमें कैरेक्टर कहाँ से आ गया? किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल यही लगता है। पर साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी ऐसे इंसान के संपर्क में आते हैं जिसकी ईमानदारी पर हमें शक नहीं होता, जो हमेशा अपने असूलों पर कायम रहता है और जिसके व्यवहार में एक कंसिस्टेंसी या एक जैसा बर्ताव होता है, तो दिमाग अपने आप एक सुरक्षा का घेरा हटा देता है। एक भरोसा पैदा हो जाता है वहाँ। एकदम सही। उस कंसिस्टेंसी की वजह से एक भरोसा पैदा होता है। और फिर बात आती है दूसरों के लिए असली फिक्र की। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बनावटी ढंग से लंबे समय तक पेश किया जा सके। जब कोई किसी का सच में भला चाहता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज, उसके शब्दों का चुनाव, सब कुछ वही दर्शाता है। एक बहुत ही गहरी लाइन इन नोट्स में लिखी है कि लोग किसी नए विचार या आइडिया को अपनाने से पहले उस इंसान को अपनाते हैं जो वो आइडिया उनके सामने रख रहा है। ये बात सच में दिल को छूती है। लोग आपके विचारों को अपनाने से पहले आपको अपनाते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं किसी को एक नई गाड़ी खरीदनी है। वो दो अलग अलग शोरूम जाता है। अच्छा। पहले शोरूम में जो सेल्समैन मिलता है वो बात करने में बहुत तेज है। हर बात पर किसी न किसी तरह का दबाव डाल रहा है कि बस आज ही गाड़ी खरीद लो। वो बहुत सारी टेक्निक्स लगा रहा है, पर उसकी बातों में सच्चाई नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो सिर्फ अपना टारगेट पूरा करना चाहता है। ऐसे लोग अक्सर मिल ही जाते हैं। हाँ, और वहीं दूसरे शोरूम में एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो पूरी ईमानदारी से ये बताता है कि कौन सी गाड़ी उस खरीदार के बजट और ज़रूरत के हिसाब से ठीक रहेगी, भले ही वो गाड़ी थोड़ी सस्ती हो और सेल्समैन का कमीशन कम बने। तो वहां एक भरोसा बन जाता है। बिल्कुल। अब यहाँ दूसरे सेल्समैन पर भरोसा खुद ब खुद बन जाता है। उसने अपना चरित्र साबित कर दिया। अब उसके बाद दूसरा सेल्समैन अगर कोई अलग सजेशन भी देगा तो खरीदार उसको मान लेगा, क्योंकि उसने उस सेल्समैन को अपना लिया है। पहले वाले पर भरोसा ही नहीं है तो उसकी कितनी भी अच्छी और फायदे की बात हो, इंसान उस पर शक ही करेगा। सही बात है। और ये उदाहरण बिल्कुल सटीक तरीके से इस मुद्दे को समझाता है। जब चरित्र पर सवाल उठता है तो बेहतरीन आइडियाज भी किसी काम के नहीं रहते, और इस फाउंडेशन के बनने के बाद ही बाकी चीजें काम आती हैं। इसलिए जब किताब परसुएजन के 5 मुख्य सिद्धांतों की तरह बढ़ती है तो उसका सबसे पहला सिद्धांत ही इस बुनियादी बात पर आधारित है कि परसुएजन हमेशा फोर्स यानी ताकत या दबाव से ऊपर होता है।
जिसे इन्फ्लुएंस ओवर फोर्स कहा गया है। हाँ बिल्कुल, जिसे इन्फ्लुएंस ओवर फोर्स कहा गया है। यही हमारा पहला सिद्धांत है। पर अगर हम इस पर थोड़ा और गौर करें तो फोर्स का मतलब यहाँ सिर्फ फिजिकल ताकत तो नहीं होगा। इंटिमिडेशन या डराने धमकाने का इस्तेमाल आम जिंदगी में कैसे होता है और ये काम क्यों नहीं करता? जैसे एक ऑफिस का माहौल ही ले लीजिए, जहां एक मैनेजर अपनी पोस्ट का डर दिखाकर काम निकलवाता है। सही पकड़ा। ऑफिस में पोजिशनल अथॉरिटी का डर दिखाना एक तरह का फोर्स ही है। मैनेजर कह सकता है कि ये काम करो वरना नौकरी चली जाएगी। इससे काम तो हो जाएगा, पर इससे कंप्लायंस मिलता है, कमिटमेंट नहीं। मतलब लोग बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। हाँ, जब तक मैनेजर सामने खड़ा है तब तक लोग काम करेंगे, उसके जाते ही काम रुक जाएगा। असली पर्सुएजन कभी भी सामने वाले को किसी खाई में धकेलने जैसा नहीं होता। ये तो एक ऐसे रास्ते पर गाइड करने जैसा है जिसे सामने वाला अपनी मर्जी से चुने। जब लोग डर की वजह से हाँ कहते हैं तो अंदर ही अंदर एक बगावत शुरू हो जाती है। वो मान तो जाते हैं पर दिल से नहीं। बिल्कुल, पर जब प्रभाव से बात मनवाई जाती है तो लोग उस काम को अपना समझकर करते हैं। तो इसका मतलब असली पर्सुएजन उस मैनेजर की तरह है जो अपने टीम मेंबर्स को उस प्रोजेक्ट की अहमियत समझाता है और उन्हें उस विजन के साथ जोड़ता है ताकि वो खुद मेहनत करना चाहें। एकदम सही। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, जिसे लिसनिंग फर्स्ट यानी पहले सुनना कहा गया है। पर यहां मुझे थोड़ी उलझन है। सुनने वाली बात किताबों में तो बहुत अच्छी लगती है, एकदम आदर्शवादी। लेकिन जब कोई बातचीत चल रही हो और सामने वाला लगातार गलत बातें बोल रहा हो तो वहां सिर्फ सुनने से पर्सुएजन कैसे होगा? वहां तो लोग सोचते हैं कि काउंटर करना पड़ेगा। वही तो मेरा मतलब है, वहां तो जवाब देना पड़ेगा ना। पर्सुएशन तो अपनी बात मनवाने के बारे में है। ये उलझन बहुत आम है और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। सुनने को अक्सर एक पैसिव या निष्क्रिय चीज माना जाता है, जैसे बस चुपचाप बैठे रहना। पर किताब जिस लिसनिंग की बात करती है वो है सामने वाले की आंतरिक इच्छाओं और जरूरतों को समझना। ओह, अच्छा। जब लोग किसी परेशानी में होते हैं या गुस्से में होते हैं तो उनका दिमाग एक डिफेंस मैकेनिज्म में चला जाता है। वो किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। अगर उस वक्त उन्हें काउंटर किया जाए तो एक दीवार खड़ी हो जाती है। हाँ, लोग अपनी बात पर और अड़ जाते हैं। लेकिन जब कोई ध्यान से सुनता है तो वो दरअसल सामने वाले को ये महसूस कराता है कि उसका अस्तित्व मायने रखता है। वो उनकी दीवार को गिराने का काम करता है। सुनना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सामने वाले की जरूरत का पता लगाने का एक डेटा कलेक्शन प्रोसेस है। ओह, तो एक तरह से सुनना आखिर एक पर्सुएशन का टूल ऐसे बनता है। ये एक बड़ा अहा मोमेंट है उन सभी के लिए जिन्हें लगता है कि पर्सुएशन का मतलब लगातार बोलते रहना और अपने तर्क देते रहना है। बिल्कुल सही। जब किसी की बात सच में सुनी जाती है तब जाकर सामने वाला अपनी असली समस्या बताता है। अगर कोई पहले ही सोल्यूशन दे दे तो वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा। एकदम सटीक। और जब असल समस्या पता चल जाती है तो जो समाधान पेश किया जाता है वो बिल्कुल उस इंसान के हिसाब से होता है। इसलिए लिसनिंग फर्स्ट प्रभाव डालने की एक बेहद सटीक और शक्तिशाली नीति है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर सिर्फ सुनने से और माहौल बनाने से इतना असर पड़ता है तो पर्सुएशन बोलने से ज्यादा उस बातचीत की दिशा तय करने का खेल लगता है। और यहीं से हमारा तीसरा सिद्धांत निकल कर आता है, जिसे फ्रेम कंट्रोल कहते हैं। हाँ, स्रोत मटेरियल में कहा गया है कि किसी भी बातचीत में जो इंसान बातचीत का फ्रेम सेट करता है वही नतीजे को दिशा देता है। पर यह थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। ये फ्रेम आखिर है क्या? फ्रेम कंट्रोल को समझना वाकई बहुत जरूरी है। फ्रेम को किसी चश्मे के लेंस या देखने के नजरिए की तरह समझा जा सकता है। हर व्यक्ति इस दुनिया को अपने अनुभवों और अपने नजरिए के चश्मे से देखता है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं तो दो अलग अलग फ्रेम्स आपस में टकराते हैं। दो के अलग नजरिए टकराते हैं। हाँ, और जिसका फ्रेम ज्यादा मजबूत होता है, जिसका नजरिया ज्यादा पुख्ता होता है, बातचीत आखिर में उसी दिशा में मुड़ जाती है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्रेम कंट्रोल का मतलब गुस्सा करना, जोर से बोलना या सामने वाले को चुप कराना बिल्कुल नहीं है। इसका सच्चा मतलब है अंदर से शांत रहना, आत्मविश्वास से भरा होना और सामने वाले का पूरा आदर करना, भले ही माहौल कितना भी गर्म क्यों ना हो। इसे समझने के लिए वही ऑफिस वाला एक आम जिंदगी का उदाहरण फिर से देखते हैं। मान लेते हैं दफ्तर में एक मीटिंग चल रही है। किसी मुद्दे पर बहस होती है और एक व्यक्ति अचानक से जोर जोर से बोलने लगता है। उसकी आवाज में गुस्सा है और वो पूरी मीटिंग में एक गुस्से वाला आक्रामक फ्रेम सेट करने की कोशिश कर रहा है।
ऐसे माहौल में बाकी लोग भी गुस्से में आ जाते हैं। वही तो। अब उसके सामने एक दूसरा व्यक्ति बैठा है। अगर वो दूसरा व्यक्ति भी गुस्से में आके चिल्लाने लगे तो इसका मतलब है उसने पहले वाले का गुस्से वाला फ्रेम स्वीकार कर लिया। वो उसी के बनाए खेल में शामिल हो गया। लेकिन सोचिए, अगर वो दूसरा व्यक्ति बिल्कुल शांत रहे, उसकी आवाज में ठहराव हो और वो आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल नॉर्मल आवाज में अपनी बात कहे तो क्या होगा? तो नतीजा ये होगा कि थोड़ी ही देर में वो गुस्से वाला व्यक्ति खुद को बहुत अजीब महसूस करेगा। जब उसके गुस्से को सामने से टक्कर नहीं मिलती बल्कि एक शांत आत्मविश्वास मिलता है, तो मजबूरन उसे भी अपनी आवाज नीची करनी पड़ेगी और शांत होना पड़ेगा। उस शांत व्यक्ति ने बिना किसी दबाव के, बिना एक भी गुस्से वाला शब्द कहे, उस गर्मागर्म बहस का रुख आसानी से मोड़ दिया। बिल्कुल। उसने मीटिंग का फ्रेम अपने हिसाब से शांत और तर्कसंगत बना दिया। ये फ्रेम कंट्रोल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जो व्यक्ति अपना आपा नहीं खोता और दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, वही हालात को नियंत्रित करता है। क्या बात है! यानी आप अपनी शांति से सामने वाले की बेचैनी को हरा देते हैं, और जब बातचीत शांति के फ्रेम में आ गई, तभी अगले चरण पर पूरी तरह से काम किया जा सकता है। यहीं पर आते हैं हमारे चौथे और पांचवें सिद्धांत। अब यहाँ इन दोनों को अलग अलग करके समझना बहुत जरूरी है। चौथा सिद्धांत है वैल्यू क्रिएशन, जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। हाँ, अक्सर लोग किसी बहस या बातचीत में सिर्फ इसलिए उतरते हैं ताकि वो उस बहस को जीत सकें। किसी को तथ्य और लॉजिक से गलत साबित करना उनका लक्ष्य होता है। पर ये वैल्यू क्रिएशन इन विनिंग आर्ग्यूमेंट से अलग कैसे हैं? देखिए, बहस जीतने में और किसी का दिल जीतने में बहुत बड़ा फर्क होता है। जब कोई व्यक्ति तथ्य और तर्क की मदद से किसी को किसी बहस में हरा देता है, तो लॉजिक के हिसाब से वो जीत जाता है। लेकिन इस नतीजे में हारने वाले का ईगो चोटिल होता है। हाँ, उसका आत्मसम्मान हर्ट होता है। वो इंसान शब्दों से तो हाँ कह देगा, पर अंदर ही अंदर वो खेद महसूस करेगा और उस इंसान से दूर जाना चाहेगा। वैल्यू क्रिएशन का सिद्धांत कहता है कि फोकस जीतने पर नहीं, बल्कि सामने वाले के लिए वैल्यू यानी उपयोगिता पैदा करने पर होना चाहिए। पता लगाना चाहिए कि उसके लिए सबसे मायने क्या रखता है। और ये हमेशा पैसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। कभी कभी ये समय हो सकता है, कभी रिकग्निशन या सम्मान, या कभी बस मानसिक शांति। अगर हम बहस को छोड़कर ये सोचें कि हम इस बातचीत से सामने वाले की किसी ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं, तो हम दरअसल एक चुंबक बन जाते हैं जिसे लोग हमेशा अपने आसपास चाहते हैं। तो इसका मतलब बहस जीतकर अगर रिश्ता हार गए तो वो पर्सुएजन नहीं, असफलता है। वैल्यू क्रिएशन का सीधा सा मकसद है बातचीत को मैं सही तुम गलत के दायरे से निकालकर हम दोनों की भलाई किस चीज में है की तरफ ले जाना। सही कहा, और यही हमें पांचवें सिद्धांत विन विन माइंडसेट की तरफ ले जाता है। पर विन विन सुनने में बड़ा कॉर्पोरेट जार्गन जैसा लगता है। आमतौर पर विन विन का मतलब यही निकाला जाता है कि थोड़ा एक तरफ से कॉम्प्रोमाइज हो, थोड़ा दूसरी तरफ से। क्या किताब भी यही कहती है? अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो ये बात साफ हो जाती है कि कॉम्प्रोमाइज और विन विन में आसमान जमीन का अंतर है। कॉम्प्रोमाइज का मतलब है समझौता करना, जहां दोनों को कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। जैसे सोच कर देखिए, अगर एक सेब है और दो लोगों को चाहिए, कॉम्प्रोमाइज होगा कि सेब को बीच से काट दो और आधा आधा ले लो। इसमें दोनों को पूरा सेब नहीं मिला, दोनों का थोड़ा नुकसान हुआ। हाँ, दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन विन विन ऐसी सोच नहीं है। विन विन माइंडसेट में ये पूछा जाएगा कि आखिर दोनों को सेब क्यों चाहिए। एक व्यक्ति कह सकता है कि उसे जूस पीना है, जबकि दूसरा कह सकता है कि उसे केक बनाने के लिए सेब के छिलके चाहिए। अरे वाह, इसका मतलब अब क्या हुआ? एक को सारा जूस मिल गया और दूसरे को सारे छिलके। दोनों को पूरा फायदा हुआ। ये है सच्चा विन विन। ये माइंडसेट किसी दूसरे का नुकसान नहीं देखता, बल्कि दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए नए रास्ते तलाशता है। ये सेब वाला उदाहरण दिमाग के सारे जाले साफ कर देता है। कॉम्प्रोमाइज में लोग सेब काटते हैं, लेकिन विन विन में लोग साथ मिलकर सेब का पेड़ उगाते हैं। जब किसी को लगातार ये दिखता है कि यहाँ बातचीत में उसका नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि उसके फायदे को उतनी ही अहमियत दी जा रही है, तो वहाँ लंबे समय तक चलने वाले मजबूत रिश्ते बनते हैं। और वही रिश्ते आगे काम आते हैं। एक तरफा फायदे पट्टे का परसुएशन कच्चे धागे की तरह होता है। एक न एक दिन उसे टूटना ही है, पर विन विन से जो रिश्ता बनता है वो बार बार नए अवसर पैदा करता है। लोग ऐसे व्यक्ति के साथ आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये पांचों सिद्धांत, इन्फ्लुएंस ओवर फोर्स, लिसनिंग फर्स्ट, फ्रेम कंट्रोल, वैल्यू क्रिएशन और विन विन माइंडसेट, अकेले में शायद सिर्फ अच्छे विचार या आदर्शवादी बातें लगें, लेकिन जब इन सबको एक मजबूत चरित्र वाले व्यक्ति द्वारा
एक साथ लाया जाता है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी, तभी एक सच्चा नैतिक प्रभाव या एथिकल इन्फ्लुएंस काम करना शुरू करता है। ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। और इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा योगदान इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है। सामने वाले की इमोशंस, उसकी भावनाओं को समझना, बिना रिएक्ट किए उनकी कदर करना, यही तो पर्सुएजन की आत्मा है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और इन किताब के नोट्स का आखिरी निचोड़ निकालें, तो एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से उभर कर आती है। किसी भी फील्ड में, चाहे वो आम रोजमर्रा की जिंदगी हो, दोस्तों और परिवार के साथ रिश्ते हों, या व्यापार का बड़ा मैदान हो, लंबे समय की सफलता यानी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। हाँ। पहली, नैतिक प्रभाव या एथिकल इन्फ्लुएंस। दूसरी, इमोशनल इंटेलिजेंस, ताकि हम लोगों की बातों को सुन सकें और समझ सकें। और तीसरी, मजबूत रिश्ते, जो तभी बनते हैं जब हम सामने वाले के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं और दोनों के फायदे यानी विन विन की सोच रखते हैं। बिल्कुल। और इस पूरे सफर में अपनी सच्चाई या ऑथेंटिसिटी बनाए रखता है। तो पर्सुएशन कोई मुश्किल काम या किसी को ट्रिक करने जैसा नहीं रह जाता। ये एकदम स्वाभाविक, आसान और शक्तिशाली बन जाता है। ये एक ऐसी आदत बन जाती है जो सिर्फ आपकी नहीं, आपके आसपास के सभी लोगों की जिंदगी बेहतर करती है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल पैदा होता है। आज हमने ये समझा कि सच्चा पर्सुएजन मैनिपुलेशन से इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें इंसान अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और सशक्त महसूस करता है। कोई दबाव नहीं होता, कोई धोखा नहीं होता। हाँ, ये तो क्लियर है। लेकिन द आर्ट ऑफ पर्सुएजन के इन डीप कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये सोचना कितना दिलचस्प है कि क्या इस दुनिया में इंसान के सबसे स्वतंत्र फैसले भी, जिन्हें लेकर वो बहुत आत्मविश्वास से भरा होता है, असल में किसी और के नैतिक फ्रेम, कंट्रोल और बेहतरीन वैल्यू क्रिएशन का ही नतीजा होते हैं। ये एक ऐसी उलझन और गहरी कश्मकश है जहां किसी को सच्चे दिल से मनाना और उस इंसान का अपनी मर्जी से खुद मान जाना, ये दोनों बातें इतनी मिल जाती हैं कि एक ही सिक्के के 2 पहलू बन जाते हैं। फैसला किसका था और प्रभाव किसका, इसका अंतर ही गायब हो जाता है।